दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत में शेयर बाजार की जो स्थिति है, उसे देखकर हर कोई निराश है। क्या कारण है कि 29 साल बाद भारत के शेयर बाजार में ऐसी टूटन देखने को मिल रही है? क्या भारतीय मध्य वर्ग का विश्वास हिल गया है? क्या निवेशकों का विश्वास हिल गया है? क्या भारतीयों की क्रय शक्ति क्षमता घट गई है? और क्या मौजूदा आर्थिक नीतियां 5 किलो राशन वाली व्यवस्था इस देश में बाजार अर्थव्यवस्था की दुश्मन बनकर खड़ी हो गई है? कारण क्या है कि आखिर पूंजीवादी व्यवस्था के दौर में स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार टूट रहा है? इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए आज हम चलते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने आर्थिक राजनीतिक विश्लेषक शीतल पी सिंह जी के पास। शीतल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी जी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है देश में। 91 लाख करोड़ महज चंद हफ्तों में स्वाहा हो गए, मार्केट से निकल गए। कहा जा रहा है कि विदेशी संस्थागत संस्थागत निवेशक एफआईआई जो है, वो भारत के बाजार पर, यहाँ की अर्थनीति पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वहीं लोग कह रहे हैं कि घरेलू घरेलू निवेशक भी इस हालात में नहीं है कि मार्केट को संभाल सके। वास्तविक कारण क्या है, जिस वजह से मार्केट में इतनी बड़ी टूटनी है? देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारक थे जिसकी वजह से एफआईआई जो है वो भारतीय बाजार में निवेश कर रहे थे। लेकिन वो कारक बदले, और जैसे बदले वैसे ही उनको ये लगा कि भारत में निवेश उनके लिए अच्छा नहीं है, इसमें कोई उनको बेनिफिट नहीं है। एक, रुपया जो टूट रहा है। दो, हमारे फंडामेंटल्स सारे के सारे कमजोर हैं। इस पूरी बैसाखी के बावजूद जो एफआईआई ने लगाई, और चीन से थोड़ा सा गतिरोध था, पश्चिम का जो है भी बहुत से मामलों में है। चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, 60-65% उत्पादन वहीं हो रहा है। तो वहां से ये हो रहा था कि कुछ कंपनियां भारत आएंगी, एक दो आई भी, लेकिन कुछ वियतनाम चली गई, कुछ इधर उधर चली गई। और इससे लग रहा था कि शायद भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ उछाल आएगा। थोड़ा बहुत आंकड़ों की बाजीगरी से, और थोड़ी बहुत जो रेगुलर हमारे यहाँ मतलब चीजें होती हैं ग्रोथ की, जैसे हमारे मजदूर सबसे ज्यादा कमाने जाते हैं गल्फ में और दुनिया के हर देश में, और उसके बाद बेचारे जब फंस जाते हैं तब देश के नेतागण देखिए क्या व्यवहार कर रहे हैं, अमेरिका से किस तरह हथकड़ी बेड़ी में लोग लाए जा रहे हैं। ये सब लोग कमाने गए थे और ये अपने अपने घरों को पैसा भेजते हैं, और उसी पैसे से हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के नाम पे आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे यहाँ आता है, यानी हमारे लोग कमा के भेजते हैं। तो इन सब चीजों के आधार पर अर्थव्यवस्था चल रही है। जो फंडामेंटल है वो बनते हैं एक्सपोर्ट से, मैन्युफैक्चरिंग से, या आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिससे दुनिया, जिसकी वजह से चलती हो। तो ऐसा कुछ है नहीं आपका। मैन्युफैक्चरिंग में आप स्लगिश है, नीचे की ओर चले गए हैं, सच्चाई ये है। और सिर्फ कृषि में थोड़ी सी ग्रोथ है, और कृषि को आप पूरी तरह से मारने पे लगे हुए हैं। आप कुछ 4-5 उद्योगपतियों को अपना सारे एसेट लुटाने को अर्थव्यवस्था संचालन बता रहे हैं, और वो दुनिया भर की चोरी के पैसे से इस कथित तरक्की को आयातित कर रहे हैं। ये चीजें दुनिया ने पकड़ ली है, दुनिया में एजेंसीज के सामने ये सब चीज खुल के आ गया, और उसके बाद इस कथित विकास का भांडा फूट गया। अब विकास दर भी नीचे हो गई, और सारे अनुमान घटने लगे, और सब जगह ये हुआ कि ये टैक्स नहीं, बढ़ाने लगे इसके कवर अप के लेकिन लिए। सर, नहीं, इसमें गड़बड़ी ये हुई कि इन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिए, और इधर शेयर मार्केट में भी 2 टैक्स इन्होंने जो लगाए, उन्होंने इस मार्केट में लोकल इन्वेस्टर की भी रुचि कम की, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर भागने लगा, और हम बुरी तरह से भंवर में फंस गए। नहीं, देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेज या डायरेक्ट टैक्सेज को दूसरे तरीके से अदर देन इनकम टैक्सेस जो बढ़ाया जा रहा है, उसका असर तो है। जी लेकिन जिसको हम पहले से कहते हैं हॉट मनी या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई वाले को, जी जी। वो हालात एक दिन में तो नहीं बने हैं सर। नहीं नहीं, एक दिन जिस में बिल्कुल नहीं हालात के बने। लिए अचानक ये दौर जो शुरू हुआ है, इसका तात्कालिक कारण आपको क्या दिखता है? तात्कालिक कारण ये है कि अमेरिकन मार्केट में जो इस समय उनको ऑफर्स हैं बॉन्ड वगैरह के जरिए, उसमें जो यील्ड है उनका वो बेहतर है यहाँ से गणित लगाने पर। जी। यहाँ जो टैक्सेशन इन्होंने किया है वो लगाने पर, और जो रुपया टूटा है, दोनों के अंतर से भारतीय बाजार में कैलकुलेशन तो रुपए से होता है ना। डॉलर के अगेंस्ट जब रुपया टूटता है इकोनॉमी टूटने से, तो उससे वो कैलकुलेशन में उनको जो प्रॉफिट आज से पहले वो कुछ गिने रहते हैं, वो जब आज निकाल रहे होते हैं तो लगभग उनका प्रॉफिट निल हो जाता है।
तो इंटरेस्ट में उनको मजा ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा दूसरी जगह, भाई निवेशक तो इसलिए पैसे लगाता है कि उससे पैसे बनाए, इसलिए थोड़ी लगाता है कि वो पैसे गंवाए। तो वो अगर कहीं उसको लुक्रेटिव अपने देश में मिल रहा है तो वो जाहिर है वापस हो लेगा, वापस हो लिया वो। और उसमें भगदड़ मची हुई है, क्योंकि आपका रुपया तो आप इधर रिजर्व बैंक से पैसा डाल डाल के रोक रहे हैं, वरना तो ये 90 भाग जाएगा, 90-92 हो जाएगा, हो सकता है 100 पहुंच जाए, कई लोग कह रहे हैं। जो आप 100 पहुंचने की बात कर रहे हैं, आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जब इस टॉपिक पर हमें चर्चा करनी थी तो इसके लिए मैं पढ़ रहा था। एक ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट है, इंडस एनुअल रिपोर्ट बिल्कुल 2025, ब्लूम वेंचर्स की उसी रिपोर्ट से सब हिले हैं। जी, उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 100 करोड़, हमारी 140-42 करोड़ की पॉपुलेशन है, 100 करोड़ भारतीयों की स्थिति यह है कि वो अपनी दाल रोटी से ऊपर एक पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। जबकि मार्केट में जो पैसा लगता है, लोअर मिडिल क्लास वाली एक बड़ी इकोनॉमी रही है भारत, यहाँ जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक जो बाजार में पैसा आता है वो इन्हीं छोटे निवेशकों से आता है, जिनके पास अभी 1 रुपया अतिरिक्त खर्च करने लायक हालात नहीं है। तो सवाल यह है कि इस हालात को पैदा करने वाली इकोनॉमी को प्रमोट करने के पीछे मौजूदा सिस्टम का की सोच आपको क्या लग रही है, कि आखिर वो कौन सी सोच थी जिससे इस हालात को पैदा किया गया? अब इसमें डिमोनेटाइजेशन को भी जोड़ सकते हैं। ये तो नोटबंदी से हुआ भाई। नोटबंदी से आपने हमारा जो असंगठनिक क्षेत्र था, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था एक्चुअली, उसको तबाह कर दिया आपने। अब उसको आप मुद्रा लोन और खुदरा लोन ये सब ड्रामे करके और नए कर्जदार पैदा करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका तो ठेला ठेली आपने सब चौपट कर दिया, गुमटी उसकी गई, वो बेचारा बर्बाद हो गया, उससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। अब इसमें इसको बचाने के लिए सारे एसेट अडानी को दे देने से या अंबानी को दे देने से नहीं काम चलने वाला है। नतीजा यह है कि आप कठिनाई में पड़ गए हैं। अब आप आंकड़ों की बाजीगरी से या भाषणों की बाजीगरी से या जुमले बोल देने से, या आप सोशल मीडिया पे आपके पास आईटी सेल है, तगड़ा है, पैसे हैं आपके पास, ताली बजवा लेने से या चुनावी सफलताओं से आप इसको थोड़ी ढक सकते हैं। ये तो आपने तबाही ला दी। अब तबाही पूरे मुल्क को भोगनी है, भोग रहा है मुल्क, और फंडामेंटल्स आपके मौजूद होने का कोई वजह नहीं है। आपने मेक इन इंडिया किया, कहाँ है, उसके चर्चे ही नहीं करते। आपने 2022 में किसानों की आय दुगनी करनी थी, अब उसकी चर्चा ही बंद हो गई। जाने क्या क्या 2022 में हो रहा था, वो सब चर्चाएं बंद हैं। उसको सबको कोविड की दरी के नीचे छुपा के भाग गए हैं। अरे जो देश अपना सेंसेक्स नहीं कर पा रहा हो यार, वो सॉरी सेंसेक्स कह रहा हूँ, वो जनगणना नहीं कर पा रहा हो समय से, उसके बहाने बना रहे हैं 2025 आ गया, 2021 में होनी थी। क्या है मतलब मजाक, सिर्फ आंकड़ों को छुपाना, सरकार में सूचनाओं को छुपाना, आरटीआई का जवाब न देना, पूरा देश की अर्थव्यवस्था इनकी डिग्री की तरह हो गया है। जैसे वो हाई कोर्ट से डिग्री छुपा रहा है, वैसे ही अर्थव्यवस्था की सच्चाइयां छुपा रहे हैं। वो छुपती थोड़ी है। आज उस आपने जो स्टडी का नाम लिया उसमें आ गई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सबको पता है। और जाहिर है कि वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो दुनिया भर के आंकड़े उनके सामने होते हैं, उनकी रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन की हमसे बहुत आगे है। जी, लेकिन सर इससे ये मिथ भी तो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट यानी उपभोक्ता बाजार है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो उपभोक्ता कहाँ बचे लोग? 5 किलो राशन वाली भीड़ क्या आपको लगता है कि उपभोक्ता के रूप में तब्दील होते हुए निकट भविष्य में दिखाई देगी? नहीं, वो तो एक बड़ा भारी मिथ था ही। असलियत उसकी सब जानते थे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते थे। लेकिन पश्चिम चाहता था कि भारत विकसित हो। पश्चिम चाहता था, यूपीए के जमाने में मनमोहन सिंह से जो अमेरिका डील करने आया था, वो उसी मिथ को रियलिटी में बदलने की कोशिश थी। पश्चिम चाहता था, पश्चिम चाहता है अभी भी एक हद तक। लेकिन भारत जिस तरह से चलाया जा रहा है इस समय, और जो लोग उसको चला रहे हैं, वो उस मिथ को सच में बदलने की जगह खुद को मिथ बनाने में लग गए। और जाहिर है कि फिर वो सब झूठ का पैरोवार हो गया और उसमें दौड़ लग गई है। अब तो मतलब सब जो भी कदम रख रहे हैं उल्टा पड़ रहा है। ये तो एक संकेत एक जगह से आया है। इस वर्ष में तो इस तरह के अनेक संकेत आर्थिक मोर्चे पर आपको हमको मिलेंगे। आर्थिक मोर्चे पर जिन संकेतों की बात आप कर रहे हैं, क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वित्त मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जो नीति आयोग में बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट की इकोनॉमिक कमेटी है अर्थव्यवस्था वाली उसमें बैठे हुए हैं, या फिर जो रिजर्व बैंक में बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों के पास, क्या आपको लगता है कि वो दर्शन नहीं है, वो विजन नहीं है
जिसके सहारे इस देश के मार्केट के अंदर, उपभोक्ता के अंदर, ये आम आदमी के अंदर वो विश्वास पैदा कर सके कि वो निवेश कर सके। देखिए ये यहाँ मैं नोएडा में जब देख रहा हूं सर, नोएडा में लाखों की संख्या में फ्लैट खाली है, बायर्स नहीं है, खरीदार नहीं है उनके। मैं बता रहा हूं कि देखिए ऐसा होता है कि आप कैसा वातावरण अपने आसपास रचते हैं। अगर वो वातावरण अलोकतांत्रिक होता है तो भी कठिनाइयां होती हैं दुनिया में, ये इसके बहुत सारे सैंपल्स हैं। अब वहां जो वातावरण है, जैसा हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो भी पहुंच है, आपकी भी है, अन्य बहुत सारे लोगों की है, जो रिस्पांस वहां से आता है वो ये बता रहा है कि वहां सिर्फ वाह वाह करने वालों की मंडली जुट चुकी है, और जी वहां कोई ऐसी बात न कहने वाला कोई साहसी व्यक्ति मौजूद है उस कोठरी में, और न वहां ऐसा वातावरण है कि कोई कह सके। जी तो इसलिए वहां अब वो बातें जा ही नहीं सकती जिन बातों को सुनाना और सुनना सत्ताधीशों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उस चक्कर में वहां अब वो चीजें तय ही नहीं हो सकती जिनकी देश को जरूरत है। वहां सिर्फ जी वो चीजें तय होती हैं जिसकी नेता को जरूरत है। नेता को चुनावी जीतों की जरूरत है, नेता को सारे विपक्षियों को जेल में डालने की जरूरत है, नेता को आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने की जरूरत है, नेता को झूठी गुणगान कराने की जरूरत है। वही वहां जी हो रहा है। तो आप नहीं, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनमें से अगर किसी को कुछ पता भी होगा, तो पहली बात तो जब जैसा वातावरण ऊपर हो जाता है वैसा ही फिर नीचे हो जाता है। और जी दूसरी बात यह है कि कौन हिम्मत करेगा वहां, जो ऐसा करेगा वो बाहर जाएगा सिस्टम से। और उसके नहीं, ये लोग तो दो दूसरी बातें तरह के और आ लोग रही है हैं। सर। ये सिर्फ बाहर ही नहीं करेंगे, ये तो बदला उदला लेने लगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो जी दो पूरा दो जी बातें और बता आ दें। रही है सर। जी एक है कि टैक्स रेशनलाइजेशन को लेकर के सवाल है कि टैक्स रेशनलाइज किया जाएगा भारत में, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस को, उसके बाद लोगों का भरोसा लौट सकता है। और दूसरा है इन्फ्लेशनरी मेजर्स, यानी मुद्रास्फीति, महंगाई को लेकर के आम आदमी की जो कमर टूटी हुई है वो दूसरी चीजों पर नहीं सोच पा रहा। क्या आपको लगता है कि इन दोनों को लेकर, जैसे कभी राजा चलैया कमेटी को लेकर हुआ, या 97 में जो यूनाइटेड फ्रंट में चिदम्बरम का जो ड्रीम बजट आया, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला, क्या उस तरह का कोई मेजर्स लेते हुए निर्मला सीतारमन या उनका मंत्रालय आपको निकट भविष्य में दिखाई देता है? मुझे तो इसका बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। आज ही खबर मैंने कहीं पढ़ी जी है एक्सप्रेस में, यह कहा कि 40,000 इनकम टैक्स वालों के स्क्रूटनी कर ली गई है और उनकी जान ली जाएगी। ये सब जब होने लगता है तो हो ये रहा है ना, आप रियलिटी में क्या हो रहा है, ये कह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, अलग है। रियलिटी में ये हो रहा है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है, अगर इनमें 2 रुपए घूस चलती थी वो 15 रुपए हो गई है या 20 रुपए हो गई। ये रिश्वत के बाजार ने काफी गर्मी पैदा कर ली है। तो सब जगह जो इस सब से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और उसके लेकिन प्रभाव सरकार से के जो लोग हैं सर, सरकार के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि यूपीए के टाइम पैरेलल इकोनॉमी, यानी ब्लैक मनी की समानांतर अर्थव्यवस्था ने आर्टिफिशियल बूम ला रखा था। उनका क्लेम तो ये है। वो तो उसको ही ज्यादा ब्लर करके बताते हैं कि वो सिचुएशन ज्यादा ब्लीक थी, ज्यादा कमजोर थी। अरे भाई, जिस देश में इतनी बड़ी आबादी, जिसपे शिक्षा नहीं हो, स्वास्थ्य नहीं हो, और जिसका हमेशा से एक आचरण चला आ रहा हो कैश में काम करने का, और हाथ से हाथ करने का, आपसी लेन देन भी वैसे ही हो, आप रातों रात उसे अगर पश्चिम बनाना चाहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर पश्चिम बनाने के लिए जो मशीन सरकार नाम की है उसको चलाने के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए। फिर आपने एक ऐसा राजनेता और राजनीतिक सिस्टम पाल लिया है जिसपे बहुत बड़ा खर्च हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो भी पैसे आप दूसरी सारी चीजों पे देखिए, आपका कर्ज इतना क्यों बढ़ गया देश का। आपके यही सारे लोग तर्क दिया करते हैं कि साहब चीन पे कितना कर्ज है, जापान पे कितना कर्ज है, फलाने पे कितना कर्ज है। अरे भाई, उनके पास अपने सेफ कितना है, जापानियों के पास पैसा कितना है। एक आदमी जैसे आप हो कि आपके पास 10 लाख फिक्स पड़ा हो और 2 लाख 3 लाख का आप पे कर्जा हो, 10 लाख आपका फिक्स डिपॉजिट पड़ा, उसे आप छू नहीं रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपकी जेब में 20,000 ना हो और कर्जा 3 लाख हो, तो आपकी हालत दोनों की समानांतर हम ले सकते हैं क्या। नहीं ये अनफॉर्चुनेट है कि आप जापान से और चीन से और अमेरिका से उनके लोन से अपनी तुलना करें। आपकी जेब में कितना है, एसेट क्या है, वैल्यू क्या है, गोल्ड डिपॉजिट कितना है आपके पास।
तो अनफॉर्चुनेटली इन सवालों के उत्तर तो सब कारपेट के नीचे हैं, और कुछ चीजें आंकड़े खोज के जो आईटी सेल है हर चीज का एक जिद्दी जवाब देता है, जैसे इनको मानने वाले सही मान लेते हैं, और कोई उसके बाद कोई मेहनत करता नहीं है कि आंकड़ों की तह में जाए, विशेषज्ञों से बात करे। और जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने होठ सी लिए हैं। दौर ऐसा है, कौन अपने को परेशान कराना चाहेगा। बहुत सारे लोग नौकरियों में हैं, बहुत सारे लोग कहीं समानांतर सेट है, वहां से पता चला ये तो प्राइवेट नौकरियां से निकलवा देते हैं लोगों को। आलोचना करने वाले सारे पत्रकारों की नौकरियां पहले खा चुके हैं, तो कोई बोलता नहीं है। अब तो इनके लोग बोल रहे हैं, दूसरे को छोड़िए। मोहनदास पै जो इनके प्रबल समर्थक है, ट्विटर पे इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, गाली देते हैं, वो सीतारमन की टैक्स प्रणाली पर सबसे बड़े आलोचक वो हैं। अब किसी और को छोड़ दीजिए। हाँ, अन्य जो दूसरे वो कौन साहब है, भल्ला साहब ब्यूरोक्रेसी को गालियां दे रहे हैं। फेल्योर तो अब सब एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब भल्ला साहब के लेख देखिए तो वो फेल्योर की गाली ब्यूरोक्रेसी पे डाल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी मेहनती नहीं है, कामचोर है, बेईमान है, ये है वो है। अरे भाई दो छोटे छोटे सवाल है सर, यहाँ तो ब्लेम गेम शुरू हो गया। खैर दो छोटे छोटे सवाल है, हम जल्दी जल्दी लेंगे आपसे। एक है कि पहले होता था कि जब मार्केट टूटता था, खासकर मोदी गवर्नमेंट के दौर में, तो कहा जाता था कि एलआईसी का पैसा है या गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है, उसको अंदर खाने शेयर मार्केट में लगा करके मार्केट को एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन दी जाती थी। पैसा इंजेक्ट करके फिर किसी तरह से, जैसे होता है ना कि किसी का अगर अचानक ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा हो या अचानक ओल्ड एज में, तो उसको दिया जाता है डेकाड्यूराबोलिन का इंजेक्शन। उस तरह से ड्यूराबोलिन का इंजेक्शन दे रहे थे लोग। क्या इस बार वो पैसा क्यों नहीं दिया गया? ये बड़ा आश्चर्य है कि क्या इस बार सरकार लगाने का रिस्क नहीं ले रही है? क्योंकि मैं कहीं और देख रहा हूं, एक जगह और मैंने देखा कि तकरीबन 29-30 लाख करोड़ रुपए तो पब्लिक सेक्टर के डूबे हैं। वो पब्लिक सेक्टर की मैं लिस्ट पढ़ देता हूं। सबसे ज्यादा एलआईसी डूबी है 3 लाख करोड़, एसबीआई डूबी है 1.6 लाख करोड़, ओएनजीसी डूबी है 1.5 लाख करोड़, एचएएल डूबा है 1 लाख करोड़, एनटीपीसी डूबी है 1 लाख करोड़, और ये आपका बिजली वाला जो डिपार्टमेंट है 1 लाख करोड़। इस तरह से ये जो हमारे बेस स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो सारा का सारा चौपट कर लिया है इन्होंने। अब इनमें सब में वापसी, अगर ये बाजार ये मार्च में भी अगर टूटा तो ये आंकड़े और भयानक स्थिति तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है खजाने से रुपया डाल के, खजाने से डॉलर डाल के रुपए को रोकने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि बाजार इतना ना टूटे, और हमारे जो लोकल ये सारा पीएसयू वगैरह का है, इसके सबके पैसे को लगा के जो डीआईआई कहलाता है, उससे सबसे रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही है। सिचुएशन ये जी नहीं। तो एक संक्षेप में जवाब चाहेंगे चलते चलते आपसे कि अभी बजट का जो रिसेस पीरियड होता है बजट का, उसके बाद जो अभी बजट सेशन शुरू होगा, क्या आपको लगता है कि सरकार ऑपोजिशन को, विपक्ष को ऑन बोर्ड लेकर इस पर एक सार्थक चर्चा की तरफ जाएगी? क्योंकि ये तो एक राष्ट्रीय संकट है, और राष्ट्रीय संकट में दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर कोई भी सरकार काम करती है, सोचती है, हर दौर में देखा गया है। ये न ऐसी सरकार है, न मुझे ऐसी उम्मीद है। तब आप कह रहे हैं कि ये न ऐसी सरकार है, न ऐसी उम्मीद है, तो चलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो रख सकते हैं, क्योंकि हर दौर में देखा गया है कि इस तरह की चीजें हुई है। आज सरकार की आर्थिक नीतियों को कौन तय करते हैं, किस तरह से चलाते हैं, इस पर सवाल है। लेकिन 91 लाख करोड़ का जो झटका बाजार को लगा है, उस 91 लाख करोड़ के झटके के बाद बाजार कैसे उभरेगा, और इस देश का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फिर से भरोसा कैसे कायम कर पाएगा बाजार पर और सरकार की आर्थिक नीतियों पर और इकोनॉमिक सिस्टम पर, वो आने वाले वक्त में देखा जाना है कि होता कैसे है। फिलहाल तो स्थिति बहुत निराशाजनक है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। शीतल जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतने कम शब्दों में, कम समय में आपने सारी बातें खोलकर हमारे दर्शकों को बेहद आसान भाषा में रख दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।